अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल में नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरमीम भी शामिल की गई हैं। ये बिल पार्लियामानी साल की मुकर्ररा मुद्दत में सेनेट से मंजूर नहीं हुआ था। इस बिल के तहत बैरून मुमालिक से मतलूब अफराद की राह हमवार होगी। पाकिस्तान ने कई मुमालिक से मुल्ज़मान की हवालगी के से मुआहदे कर रखे हैं और कानून साजी ना होने की वजह से ज़ाहिर है फिर इन मुआहदों पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो पा रहा था। आज एक तवील अरसे के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के इजलास में शरीक हुए। इजलास से पहले हुकूमत और अपोजिशन में बैकडोर राब्ते हुए और इस अमल में स्पीकर ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। आपको हम ये भी बताएं कि हुकूमत इस मुश्तरका इजलास में 7 मुख्तलिफ बिल्स पर इत्तफाक राय के लिए अपोजिशन से मुशावरत भी की जा चुकी, लेकिन जिसमें अपोजिशन ने सिर्फ एक बिल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल बिल 2020 की हिमायत का इंदिया दिया था, जबकि हुकूमत चाहती थी कि पाकिस्तान मेडिकल ट्राइब्यूनल्स बिल, पाकिस्तान मेडिकल मिशन बिल, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रूल्स तरमीमी बिल, सर्वे एंड मैपिंग बिल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट तरमीमी बिल को भी हुकूमत इस एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहती थी। लेकिन अपोजिशन ने एक बिल के अलावा बाकी तमाम बिल्स पेश करने की मुखालिफत की थी, जिस पर फिर हुकूमत ने बाकी बिल्स को मौखर कर दिया। इन 6 बिल्स पर आखिर अपोजिशन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए भी करारदाद मंजूर की गई। दूसरी तरफ आज इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने नैब की ज्यादतियों और बिला जवाज गिरफ्तारियों पर तहकीकात और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से यह कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत को अपनी सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला है इस पर अमल करते हुए हुकूमत पर तनकीद करने वालों के खिलाफ नैब का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। आलमी तंजीम की जानिब से यह मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तानी हुकाम को नैब की जानिब से गैर कानूनी गिरफ्तारियों और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात भी करनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया के डायरेक्टर ब्रेट एडम्स का यह कहना है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब के गैर कानूनी इकदामात पर ताज़ा तरीन फर्द जुर्म है। पाकिस्तानी हुकाम मुखालिफिन को डराने और हिरासा करने के लिए आमराना दौर के इदारे का जो इस्तेमाल है इसका इस्तेमाल करना छोड़ दें और पार्लियामेंट को चाहिए कि नैब को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में इस्लाहात करे। नैब के ऊपर हम देख रहे हैं कि तनकीद बढ़ती जा रही है, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कवानीन में तरमीम पर जो है इस पर डेडलॉक का शिकार हो चुकी है। आखिर ये डेडलॉक कब खत्म होगा? हुकूमती तजावीज़ को तरमीम को अपोजिशन मानने को तैयार नहीं है, जो अपोजिशन ने तजावीज़ दी है तरमीम की उसको हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। दोनों ने सिरे से एक दूसरे की जो तजावीज़ है उसको रद्द कर दिया है। ये मामला कैसे हल होगा मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, वक्त दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुबारक हो, एक बिल आप लोगों ने मंजूर करवा लिया। बिल आखिर अपोजिशन ने साथ दे ही दिया। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल बिल 2020 की उन्होंने कहा था कि हम एक ही बिल की हिमायत करेंगे। सबसे पहले तो ये मुझे ज़रा बताइएगा, जब आप बिल की शिकवार मंजूरी हो रही थी, आप पेश कर रहे थे, अपोजिशन क्यों शोर मचा रही थी? कौन सी जमातों के लोग शोर मचा रहे थे? और दूसरा, इस बिल की ज़रा अहमियत के बारे में ज़रा बताइएगा, क्या पॉइंट्स हैं इस बिल में? जी बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो मैं सबसे पहले ऑपोजिशन का यानी पीपल्स पार्टी का और PMLN का इस बिल पे कंसेंसस इवॉल्व करने का हमारे साथ, मैं उनका ताउन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज 12 बजे एक डेडलाइन थी और अगर ये बिल आज रात 12 बजे पास नहीं होता तो फैटफ में जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ग्रे लिस्ट सिर्फ इसकी ही वजह से है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैटफ एक्शन प्लान है जिसको आप समझिए कि 12 बजे से कुछ घंटे पहले अल्लाह की ज़ात ने बड़ी मदद की और पाकिस्तान ने इसको अचीव कर दिया। जो दूसरा आपका सवाल है कि पार्लियामान में आज हमारे जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं, जमात इस्लामी है, JUIF है, तो उनकी तरफ से बड़ा प्रोटेस्ट था और वो एक्चुअली शोर मचा रहे थे। हमारे प्यारे भाई जो मौलवी हजरात हैं वो शोर मचा रहे थे और पीपल्स पार्टी और PMLN शोर नहीं मचा रही थी, लेकिन उनके साथ खड़ी हो गई बहरहाल, क्योंकि अपोजिशन है। तो अलामती तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग, बाज़ लोग खड़े हुए, लेकिन शोर दरअसल हमारे जो
रिलीजियस पार्टी जो मेरे दिल के बड़े करीब है, जो मैंने आपसे गुजारिश की, तो वो शोर मचा रही थी। जो आपका सवाल है उसका जवाब मैंने दिया। क्यों शोर मचा रही थी मुझे सही तरह पता नहीं, क्योंकि शोर शराबे में चीज़ पता नहीं लगती। लेकिन एक आध जो हमारे बड़े मोहतरम मुश्ताक साहब हैं, सेनेटर भी हैं, बहुत अच्छे आदमी, प्यारे आदमी, वो इस तरह की बात कर रहे थे कि जी इस फैटफ की कंप्लाइंस करने के लिए और ये एमएलए करने के लिए पाकिस्तान जो है वो गुलामी कर रहा है अंग्रेज़ की या वेस्ट की। अच्छा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये एमएलए का बिल क्या है दरअसल, इसको समझने की ज़रूरत है, और इससे आपका जो तीसरा एक सवाल है वो भी आंसर हो जाता है। एमएलए का बिल सिर्फ ये है कि अगर पाकिस्तान के बाहर किसी किस्म की एविडेंस मौजूद है तो उसके साथ, उस मुल्क के साथ पाकिस्तान जो है एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक अरेंजमेंट या मुआहदा कर सकता है, जिसके तहत उनको अगर यहाँ किसी क्रिमिनल के ख़िलाफ़ एविडेंस चाहिए तो हम उसको दे देंगे, और हमें उसके ख़िलाफ़ अगर कोई एविडेंस चाहिए तो वो हमें दे देंगे। तो अगर पाकिस्तान ऐसा कोई स्टेप ले रहा है जिसके तहत वो दुनिया जहां में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इस किस्म के पाकिस्तान के पब्लिक के जो पब्लिक इंटरेस्ट के कवानीन हैं उनको पास करवाने की कोशिश कर रहा है और पास करवा रहा है, चाहे वो फैटफ की रिक्वायरमेंट्स हो, तो इसमें गुलामी कहाँ से आ जाती है? अगर मैं अपने यहाँ से करप्शन ख़त्म कर रहा हूँ कि वहाँ दूसरे मुल्कों में अगर एविडेंस है हमारे पास आ जाए तो मैं गुलामी कर रहा हूँ वेस्ट की। तो ये दरअसल समझ के बोले अच्छे लोग हैं, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट सही नहीं बोल रहे। बैरून मुल्क से मतलूब अफराद जो है वो भी उनकी भी राह हमवार होगी, मुल्ज़मान की हवालगी का भी ज़ाहिर है इसमें होगा। अगर पाकिस्तान को कोई मुल्ज़िम अगर कोई अमेरिका में है, बरतानिया में है, अगर वो मतलूब हैं वो भी बुला सकते हैं, ये भी इसमें शामिल है? नहीं शाजिया साहबा, ये वो नहीं है। और ये लोग इस तरह की मीडिया में हमारे दोस्त ही बात करते हैं। हाँ। मैं ज़रा सा इसको सही पर्सपेक्टिव सामने रख दूं। ये एक्सट्रेडिशन नहीं है। अच्छा। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स या ट्रांसफ़र ऑफ ऑफेंडर्स, ये इस तरह की बात नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एविडेंस जो है, एक्सचेंज ऑफ एविडेंस है, ये उसके लिए है। और एक्सचेंज ऑफ एविडेंस के लिए ना ये स्टैट्यूट जो है वो क्रिमिनल ट्रायल क्रिएट कर रहा है, ना क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, बल्कि सिर्फ इतनी सी बात है कि जो दूसरे हमारे कवानीन के तहत अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, हाँ, तो नेचुरली उसको आपको ये पता है कि आजकल क्राइम जो है वो सिर्फ एक मुल्क में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो ट्रांसनेशनल है, क्रॉस द बॉर्डर है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा इशू करप्शन है। लेकिन करप्शन के साथ साथ मिसाल के तौर पे अगर इंग्लैंड में, अमेरिका में, पाकिस्तान में अक्सर हमने ये देखा कि एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ और वहाँ जो बाप है अपने बच्चे को लेके भाग के पाकिस्तान आ गया। हाँ। अब हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जो भी अदालतें हैं उसके हिसाब से उसकी ताज़ीम होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है, ना सिर्फ करप्शन बल्कि करप्शन के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग हो या कोई ऐसी चीज़ हो, उन तमाम चीज़ों के लिए जो एविडेंस एक्सचेंज है सही, उसके लिए बिल है। अच्छा, अब करप्शन की मैं ज़रा सी तस्हीह कर दूँ कि करप्शन हाउ। एमएलए जो है वो नैब ऑर्डिनेंस 99 जो है, जो कि प्योर एंड सिंपल करप्शन के लिए है, उसको इंटैक्ट रखता है। और नैब ऑर्डिनेंस 99 में सेक्शन 21 है जिसका अलग एमएलए मौजूद है। तो एक तो ये जनरल एमएलए है और एक करप्शन वाला नैब वाला एमएलए है, जो कि ये एक्ट जो है वो इंटैक्ट रखता है। तो इस तरह ये सिर्फ करप्शन के लिए नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए है, हर किस्म के क्राइम के लिए। अगर वो क्रॉस बॉर्डर क्राइम है और उसकी एविडेंस जो है पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में है, तो पाकिस्तान जो है दूसरे ममालिक से एविडेंस मंगा सकेगा। पहले ये इसलिए नहीं होता था कि पहले जब आप एविडेंस मंगाने जाते थे तो वहाँ के ममालिक ये कहते थे कि आप बताइए आपका एमएलए का कानून कौन सा है, अगर हम आपको एविडेंस देंगे तो आप हमारे साथ
रेसिप्रोसिटी पे रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स करें, तो ये उसके लिए है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए है, क्राइम खत्म करने के लिए माशरे से। बिल्कुल बिल्कुल, FATF में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा शुरू में। अच्छा, इसके अलावा 6 बिल्स और भी तो थे, आप लोगों का था कि हुकूमत चाहती थी कि उसको भी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। उन बिल्स पर ऑपोजिशन की क्या मुखालफत थी, जो भी मैंने इंट्रोज में भी बोला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाना, फिर इस्लामाबाद में माजूरों के हुकूक सर्वे और नक्शा जात कॉल, विफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन बिल, सर इस पे क्या मुखालफत थी? ये क्यों नहीं मंजूर करवाने में राजी हुई ऑपोजिशन आप लोगों के साथ? अच्छा, एक तो मैं, अगर आप इजाज़त दें, ये एजेंडा में आज के सेशन, जॉइंट सेशन के लिए ये एजेंडा में ये तमाम 6 बिल्स जो थे, 6-7 बिल्स जो थे, ये नहीं थे। तो ऐसा नहीं था कि हुकूमत जो थी कोई उसका ऐसा एजेंडा था और उस एजेंडे पे ऑपोजिशन ने उसको मना कर दिया। ये हमारे डिस्कशन हुआ, ये डिस्कशन भी हुआ कोई शाम के वक्त, और डिस्कशन जब हुआ तो किसी की ये थिंकिंग थी कि या जॉइंट सेशन हो रहा है तो ये 6-7 बिल भी हम ले आए। अच्छा, ये 6-7 बिल फैटफ रिलेटेड नहीं है, ये अदर देन फैटफ रिलेटेड है। ये PMDC का बिल है, ये डिसेबिलिटी वाला बिल है, और इस तरह के जो दूसरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले बिल हैं, ये फैटफ रिलेटेड नहीं है। तो हमारे एक थिंकिंग थी कि जी ये कर लिया जाए, लेकिन उसके लिए असेंबली के रूल्स वगैरह सस्पेंड करने पड़ते हैं। उसमें खामखा एक अपोजिशन या दूसरे लोग शोर मचा देते हैं, या आप इलीगैलिटी क्यों कर रहे हैं, हालांकि इलीगैलिटी नहीं होती, क्योंकि रूल सस्पेंड करना जो है वो रूल्स में प्रोवाइडेड है। तो इसलिए फिर मैं स्पीकर साहब के साथ बैठा और हमने फिर यही डिसाइड किया कि फिर हम इसको आज बाकी ये बिल नहीं लाते, आज सिर्फ ये फैटफ स्पेसिफिक MLA का जो बिल है इसको रखते हैं, और फिर ये इसी तरह पास हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो जॉइंट सिटिंग होगी उसके अंदर बाकी वो बिल लाए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट मुद्दा नैब कवानीन में तरमीम का, पता नहीं ना जाने ये कब हल होगा। अब आप लोग, हुकूमत जो है वो अपोजिशन की तजावीज़ बिल्कुल सिरे से रद्द कर रही है, अपोजिशन आप लोगों की जो तजावीज़ है उसको रद्द कर रही है, नैब पे तनकीद बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सियासी मुखालिफिन के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता है, गैर जानिबदारी पर सवालात उठाए गए। आज बड़ी इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स वॉच की वो ऑब्जर्वेशन आई है कि पाकिस्तानी हुकूमत तनकीद करने वाले जो हैं उनके खिलाफ नैब जो है ना कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए इस सबको बंद करे, नैब को दुरुस्त करे। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं हो गया नैब कवानीन में तरमीम करना? ऑपोजिशन तो मुतालबा करने लगी है, भैया अब तो इसको बंद ही कर दें तो बेहतर है। तो रुकावट कहाँ है सर? देखिए, रुकावट कहीं पर भी नहीं है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँ कि ऑपोजिशन ने जिस तरह फैटफ में हमारे साथ ताउन किया, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि जब ये फैटफ के बिल्स आ रहे थे तो शुरू में तो ऑपोजिशन ने इनको नफी करने की कोशिश किया नैब के साथ, इन फैटफ बिल्स को, लेकिन बाद में जब हमारे साथ डिस्कशन हुआ, डायलॉग हुआ, मैं ऑपोजिशन के एटीट्यूड की तारीफ़ करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने फिर नैब के बिल को साइड में रख दिया। और हालांकि वो ऐसे अमेंडमेंट्स जो उन्होंने जो सजेस्ट की थी वो ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं थी जिसको हुकूमत जो है वो मान सकती थी। और मैंने बड़ी क्लैरिटी से, कोई झूठ नहीं बोला किसी से। ऑपोजिशन के हमारे रहनुमा सारे हैं, उनसे पीपल्स पार्टी PMLN से पूछिए कि स्ट्रेट उनसे बात की और उनसे कहा कि देखिए हम आपकी ये बिल्स नहीं पास कर सकते, और हमारी गुजारिश ये है कि नैब को इन फैटफ बिल्स के साथ आप इंटरकनेक्ट नहीं करें। तो बाद में उन्होंने हमारी बात मानी और इस तरह ये जो 3 बिल्स थे ये उनकी डेडलाइन में पास हुए। और हुकूमत ने भी बड़ी लचक दिखाई, क्योंकि जिस तरह पहले उन 2 बिल्स में जो यूनाइटेड नेशंस और ATA वाले थे और आज के वाले MLA बिल्स में जहाँ जहाँ पॉसिबल था हमने ऑपोजिशन को अकोमोडेट किया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ऑपोजिशन ने हमसे कहीं, जैसे ऑपोजिशन ने हमसे ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को आप MLA से निकाल दें। अच्छा, मैंने उनसे बड़ी गुजारिश की, मैंने कहा देखिए मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा मुझे बड़ी रिस्पेक्ट आप सबसे है और मैं आपको बिल्कुल कोई गलत बात नहीं करूँगा, कोई मिसलीड नहीं करूँगा कि मैं हाँ कर दूँ ना कर दूँ। मैंने कहा देखिए मैं आई एम ए प्रोफेशनल लॉयर, मैं स्ट्रेट आपसे बात करूँगा। मैंने कहा ये ना इमरान खान ना मैं एज ए लॉ मिनिस्टर फ़ारूक नसीम मैं इसको नहीं मानूँगा,
और आप इसको प्रेस नहीं करें। तो उस वजह से हमारा सेशन को डिले भी हुआ, क्योंकि कल रात आप समझिए कि हमारे कल सुबह 2-3 घंटे का सेशन हुआ। अच्छा, उससे पहले होते रहे हमारे सेशन, लेकिन कल का सेशंस बड़े इंपॉर्टेंट थे। सुबह 3 घंटे का हुआ और रात में फिर सेशन कोई 6-7 घंटे का हुआ, और फिर 6-7 घंटे के समझिए कि रात 2 बजे जब सेशन ख़त्म हुआ, फिर मैं लॉ मिनिस्ट्री आया, फिर मुझे कोई सुबह 3-4 बज गए, यानी फजर के वक्त तक मैंने फिर इसको अमेंडमेंट सारे किए और फिर उनको व्हाट्सएप से फारूक नाइक और मोहसिन रांझा को भेजा, जो एग्रीमेंट हो गया था। लेकिन सुबह फिर उनका थोड़ी और मुशावरत हुई और उन्होंने हमें कुछ चीज़ें पेश की, तो कुछ चीज़ें हमने मानी और कुछ चीज़ें हमने नहीं मानी। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था, जो कि शाम समझिए 5:30-6 बजे तक इस पर डिस्कशन हमारा होता रहा, और मैं फिर उनको बड़े प्यार से, अदब से, लिहाज से उनसे कहा कि देखिए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने बड़ा दिल किया और उन्होंने, शाहिद खाकान अब्बासी भी थे, ख्वाजा साहब तो खैर भाई हैं हमारे, बड़े अच्छे आदमी हैं, साथ साथ पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे इनपुट थी मैडम शहरी रहमान से, फारूक नाइक साहब से, नवीद कमर साहब से, और फिर इन दी एंड सब ने एग्री किया। और मनी लॉन्ड्रिंग फिर इसमें है, जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग डिफाइंड है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में। फरूक साहब, तो इस अगर हुकूमत और अपोजिशन में इसी स्पिरिट से हो पाता नैब कवानीन में तरम, तो फिर कोई ऑर्डिनेंस लाने के बारे में आप सोच सकते हैं दोबारा, जैसे दिसंबर 2019 में लेके आए थे? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा अब हम नहीं करेंगे। अगर तो देखिए, हमने बेसलाइन ऑपोजिशन को दी हुई है कि हमारा जो ऑर्डिनेंस है 19-20 ऑर्डिनेंस जो हमारा है, उस पर हम आपके साथ अमेंडमेंट कर देते हैं, एक आध चीज़ें आपकी और चले मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि हम नैब को डिसफंक्शनल कर दें, नैब ख़त्म कर दें। मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि देखिए, नैब का अब्यूज़ ख़त्म करना है। आपको सच बताऊँ कि आज अगर किसी अपोजिशन के, पीपल्स पार्टी के और PMLN के मेंबरान से अगर आप बात करें और आपसे वो नेक नियति में बात करें जो कि हमसे करते हैं, और वो आपसे कहेंगे कि ये हमने बड़ी गलती की, फ़ारूक साहब की जो ऑफ़र थी कि ऑर्डिनेंस पे हम लेजिस्लेशन कर लें नैब के, हमने बड़ी गलती की, हमें कर देनी चाहिए थी। बहरहाल जब वक्त निकल जाता है, टाइम निकल जाता है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए, जी, पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए हम बैठे हैं, तैयार हैं, दोबारा उनसे डायलॉग करेंगे। हम देखें, हमारे वो गैर नहीं है, ऑपोजिशन वाले गैर नहीं है हमारे, हम उनके साथ बैठेंगे और पाकिस्तान के बेनिफिट में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नैब से अब्यूज़ ख़त्म करेंगे, लेकिन नैब के टीथ ख़त्म नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि करप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री फॉर ऑल हो जाए और नैब जैसी कोई चीज़ ना हो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, 120 एहतसाब अदालतें, ये मामला फरोख्त तक पहुंचा। आपने तो कहा था कि 120 नहीं तो 50, 60, 100 अदालतें बना लें और तरमीम कर लें, और इन्हीं जज जो मौजूदा जजेस हैं, इन्हीं में से तैनात करके ये अदालतें बनाई जा सकती हैं। तो इस पर कितना काम हुआ है, क्या किया है अभी तक? देखें, अदालतें बनाने के लिए हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नैब ऑर्डिनेंस है 99 का, उसके अंदर ये लचक है, गुंजाइश है कि बग़ैर कोई अमेंडमेंट पास किए हुए आप नैब की अदालतें, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं। सही। प्रॉब्लम आएगी जहां हमें जजेस की क्वालिफ़िकेशन इसमें डिटरमिन करनी है। यहाँ इस वक्त नैब में सिर्फ वो आदमी जज अपॉइंट हो सकता है जो कि ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट जज हो। अब वो लिमिटेड नंबर्स हैं, और वो लिमिटेड नंबर्स जो हैं उनके लिए अगर अदालतें बढ़ानी है तो आपको फिर ये क्वालिफ़िकेशन चेंज करना पड़ेगा। आपको रिटायर्ड जजेस भी लेने पड़ेंगे, वकीलों में से भी ऐसे लोग लेने पड़ेंगे जिनको आप जज बनाएं। हाँ। तब जाके ये 50, 60, 70 अदालतें जो हैं ये कायम हो सकती हैं। मेरे पास इसकी, हमारे लॉ मिनिस्ट्री ने बड़ी वर्किंग की है, मैंने एक बड़ी वर्किंग की है, इस पे काम हो रहा है। मेरे ख्याल में जल्दी आपके ही प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि क्या क्या ये लॉज हैं, अमेंडमेंट्स हैं, अदालतें कौन सी कैसी हो रही हैं, और हम इसको इफेक्टिव कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तमाम तर तनकीद के बावजूद नैब एक बार फिर से मुतहरिक होता हुआ नजर आ रहा है।
जहां आज नैब की जानिब से मरीम नवाज को 11 अगस्त को तलब किया गया है। वहीं साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस में ज़िमनी रेफरेंस भी दायर कर दिया गया, जबकि PSO में 2 अहम अहदों पर मुबैना गैर कानूनी तकरीरों के केस में भी शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर अफराद पर फर्द जुर्म भी आयद की गई है। इसी तरह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ भी रमज़ान शुगर मिल्स केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। नैब की जानिब से मरीम नवाज की तलबी की बात करें तो मरीम नवाज को नैब ने प्रॉपर्टी अलॉटमेंट केस में तलब किया है। मरीम नवाज के खिलाफ रायविंड में 200 एकड़ की सरकारी ज़मीन अलॉट करने का इल्ज़ाम है। ये अराजी 2013 में मरीम नवाज के नाम अलॉट कराई गई थी और प्रॉपर्टी अलॉटमेंट का केस DC नूरुल अमीन मैंगल के दौर में प्रोसेस किया गया था। नैब ज़राए के मुताबिक साबिक DG LDA आहा चीमा के दौर में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई। मरीम नवाज की पेशी के हवाले से नैब ने सवालनामा भी तैयार कर लिया है। नैब ज़राए के मुताबिक सवालनामे में पूछा गया है कि ज़मीन की खरीदारी के लिए फ़ंड्स कब और कहां से लिए, ज़मीन की खरीदारी के लिए फ़ंड्स के ज़राए हर साल के हिसाब से बताएं। सवालनामे में यह भी पूछा गया है कि ज़मीन की खरीदारी के लिए टैक्सेस और ड्यूटीज़ की अदायगी की तफसीलात भी बताई जाएं और इसमें से कौन सी कोई ज़मीन बेची गई है तो उसकी डिटेल्स भी दी जाएं। सवाल मज़ीद ये कहा गया है कि ज़मीन किस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई, इसकी तफसीलात भी दी जाएं। ज़मीन ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल की गई या कमर्शियल मकासद के लिए। सवाल यह है कि क्या मरीम नवाज 11 अगस्त को नैब में पेश होंगी। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर नैब को ख़त्म करने के लिए मुतालबा किया और कहा है कि नैब को ख़त्म कर रहे हैं वरना ये मुल्क को ख़त्म कर देगा। ये तमाशा जो नैब का है, हम पहले दिन से कह रहे हैं इस अदारे को ख़त्म कर रहे हैं वरना ये पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। और हुकूमत का हर इदारा, हर शोबा आज जवाल पजीर है, तबाह हो रहा है और पाकिस्तान के अवाम परेशान है। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि रेफरेंस आएगा, उसकी हकीकत भी आपके सामने इंशाल्लाह बयान करेंगे जब वो रेफरेंस आया। क्या नैब में नून लीग के खिलाफ जारी केसेस ही कहा जाए कि इस मुतालबे की असल वजह, जबकि अपोजिशन की APC पर अब बात नहीं हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन लीड करेगा, क्यों ताखीर का शिकार होगी, इन सब सवालों के मैं जवाब लूँगी। मैंने इनवाइट किया प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि नैब को ख़त्म करने का मुतालबा ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ज़ाती राय, इसको ज़ाती मुतालबा समझा जाए या ये पार्टी का भी यही मुतालबा, पार्टी की भी यही राय है कि नैब को भाई ख़त्म होना चाहिए? देखें, ये जो प्रेजेंट फॉर्म है नैब का, ये तो बिल्कुल नॉन सस्टेनेबल है और ये सिर्फ PMLN नहीं कह रही, शाहिद खाकान अब्बासी नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं और कंसिस्टेंटली ये कह रहा है कि नैब जो है, देखें ना, अभी आपने जिक्र किया कि नैब ने रेफरेंस फाइल किया है या करने जा रहे हैं, फर्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी पर PSO में अपॉइंटमेंट्स पर। अभी कल जब वो नैब सामने पेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें खुद नैब से ये सवाल किया गया कि कैसे आपने इंजीनियर हजरात को भर्ती करके फाइनेंशियल मैटर्स की जांच पड़ताल करने पर लगाया हुआ है। और ये वो है मंगी साहब जो कि पनामा केस में भी मौजूद थे JIT में। सो कहने का मतलब ये है कि ये तो दुनिया की वाहिद सिचुएशन है जहां नैब से सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि आपका क्या तरीकेकार है। तो अगर फर्द जुर्म, अगर सुप्रीम कोर्ट के बकौल उनकी ऑब्जर्वेशंस और उनके फैसलों को देख के अगर किसी पर लगना चाहिए तो वो तो नैब पर लगना चाहिए कि उनकी नाअहली पर लगना चाहिए। जो 86 सफात पर जो फैसला साद रफीक केस में दिया गया था या जो आसिफ खोसा साहब कह के गए थे, बड़ा एक सिंपल सी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? तो नैब इज नॉट अबव रूल ऑफ लॉ, नैब ऑल्सो हैज टू वर्क विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ। और अगर नैब इस तरह से ही कार्रवाई करता रहेगा जैसे पिछले 2 साल में कर रहा है, तो वो तो अपनी मौत खुद मर जाएगा, क्रेडिबिलिटी उसकी वैसे ही खत्म होगी। क्या वजह, आप लोग हुकूमत के साथ बैठते हैं, आप तजवीज़ देते हैं, हुकूमत को काबिल कबूली हुकूमत देती है, आप लोगों को काबिल कबूल नहीं होती। जाहिर है जब 2 फरीकैन किसी मामलात पर बैठते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सारे पॉइंट्स एक ही फरीकैन के, एक ही पार्टी के मान लिए जाए। गिव एंड टेक के साथ होता है, कुछ आपकी मान ली जाए, कुछ हुकूमत की मान ली जाए। तो आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो सिरे से आप लोग एक दूसरे के रद्द कर रहे हैं? देखिए, एक तो मसला ये होता है कि जब कोई 2 पार्टीज बैठती हैं और अपनी अपनी राय और तजवीज़ पेश करती हैं तो हर एक के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। अगर आप हमारे साथ नेगोशिएट करना शुरू करें
और उसको जाके असेंबली में एक सीनियर तरीन रहनुमा जो प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो जाके कहें कि जी ये करना चाहते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग करवाना चाहते हैं, ये करवाना चाहते हैं, तो हमारे लिए तो उससे ज्यादा अच्छा तरीका वही था जो हमने कहा आपने नहीं चेंज करना तो ना चेंज करें। हमने तो भुगत भी लिया और हम आइंदा भी भुगत लेंगे, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मुल्क के मुफाद में, मिसाल के तौर पर हमने ये कहा कि एक देखे जब नैब नहीं था, दुनिया भर में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज होती हैं जो केसेस को रिव्यू करती है, जिस तरह आपने मरियम नवाज के हवाले से जितने सवाल नैब ने किए, तो वो फॉर एग्जांपल एफबीआर इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्या एफबीआर में वो सारे सवालात किए गए थे? क्या एफबीआर मुतमिन था? एससीसीपी है, नैब है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एफआईए है, एंटी करप्शन है। तो हमने ये कहा था कि नैब एक तो अपना काम अच्छा नहीं करना, इस पर तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि वो अच्छा नहीं कर रहे, तो इतने वो कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है। तो आप इसको बाइफरकेट क्यों नहीं कर देते कि जी जो बड़े केसेस हैं वो नैब करे, बाकी जैसे जो इदारे हैं वो करते रहे अपने। एफआईए का क्या काम खत्म हो गया, एंटी करप्शन का काम खत्म हो गया। तजवीज़ की ये थी जुबैर साहब कि नैब कानून के तहत अवामी ओहदेदार की नाअहली 10 की बजाय 5 साल की जाए, जुर्म साबित होने पर इसकी नाअहली जो है ना वो 5 साल के लिए होगी। लेकिन जो अगला पॉइंट वो बड़ा अजीब लगा कि अवामी ओहदेदार सजा के बाद भी अपील के फैसले तक को अपने ओहदे पर बरकरार रहेगा। मतलब ये कि अगर किसी को किसी जुर्म में सजा हो गई है तो कैसे ये तो अपने ओहदे पर दुनिया में होता है नहीं, तो कैसे वो अपने ओहदे पर बरकरार रह सकता है? कैसे? शाजिया पहले मुझे बताएं, इस पाकिस्तान मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और वी शुड फॉलो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो महजब सोसाइटीज है? तो हमने अपने जो कानून बनाए हैं जंगल लॉ की तरह, एक ट्राइबल सोसाइटी की तरह बनाए थे। इंडिया में क्या कानून है, यूके में क्या कानून है, जर्मनी में क्या कानून है, स्वीडन में क्या कानून है? तो हम या तो ऐसी कोई बात कर रहे हैं। मसला यहां यह है कि हम कहते हैं मारो कुल्हाड़ी। भाई अगर मेरा राइट ऑफ अपील, मेरा कानून इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत राइट ऑफ अपील है, वो तो आपने 184 में नवाज शरीफ को जब उड़ाया था उसमें सबसे मतलब ये कि अगर एक को सजा हो गई है तो आप लोग कहते हैं कि ये जो शख्स है ये तब तक अपने ओहदे पर बरकरार रहे सजा के बावजूद जब तक अपील का फैसला ना आ जाए। एक सेकंड, मुझे इंडिया में क्या होता है? इंडिया महजब सोसाइटी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, पूरी दुनिया उसको मानती है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस में अपील का राइट है कि भाई अगर आपके साथ, अगर आप समझते हैं कि मेरे साथ कुछ ज्यादती है तो हमने तो नहीं रोका कि आप कितनी देर में अपील लेकिन बाहर महज़ब मुआशरों में तो हमने सजेशन दी, आप नहीं मानते ना, तो इल्जाम ही लगता है तो लोग कुर्सी छोड़ देते हैं, लोग कुर्सी छोड़ देते हैं। इल्जाम सिर्फ इल्जाम साबित होना तो दूर की बात होती है। पहले ये तो आप पहले तो ये सवाल जाके इमरान खान और उसकी टीम से पूछें कि जहाज का क्रैश होता है तो पीआईए के चेयरमैन को 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है। तो पता आप मुझे बता रही हैं 72 बंदा मर जाता है रेलवे का, 100 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं 2 साल में, और कोई सवाल ही नहीं पूछता उनसे। तो ये चीज आप हमें ना बताएं कि महजब सोसाइटी में हमारे पीआईए का क्रैश हुआ था, वो जो एक हमारा हुआ था, तो हमारे पीआईए के चेयरमैन ने रिजाइन किया था। बिल्कुल रिजाइन किया था, कितने केसेस में रिजाइन किया था। और अगर तो चले हमने एक सजेशन किया, आप नहीं मानते तो उसको ना माने, बट एक डिबेट तो होनी चाहिए ना। ये डिबेट ही नहीं होगी। वो कहते हैं कि ये कहते हैं 5 साल से पीछे नहीं केस जाना, तो सारी दुनिया में स्टैट्यूट्स ऑफ लिमिटेशन है, पूरी दुनिया में। मुझे एक महजब सोसाइटी बताते जहां आप सन 75 से लेके और सन 72 से लेके सवालात पूछे जा सकते, कौन से मुल्क में होता है? या तो पाकिस्तान इज सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस के जी, यूके वाले भी आके यहाँ फॉलो करेंगे। भाई आपके कानून, आप और मुझे जो राइट है, हम कहते हैं ना कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, ही शुड और शी शुड बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज द रेस्ट ऑफ द पीपल। सो मुझे और आपको शाजिया ये राइट है कि अगर मेरे से 10 साल पुराना एफबीआर कोई चीज पूछेगी तो मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल सॉरी, आई डोंट हैव एनी पेपर्स एंड अंडर द लॉ आई एम नॉट रेडी टू प्रोवाइड। अब आप कल को सियासत बन जाए, आप हुकूमत में आ जाएं और आपसे पूछे 10 साल, आपको क्लीन चिट मिल चुकी है एफबीआर से, एक जो सबसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसने दे दी है। अब आपसे कह रहे हैं कि जी 10 साल पुराना आप जाए, आप 1985 जाए। हमने कहा 1985 है, उसको 1999 कर दे, मतलब 1999 भी 21 साल है। 21 साल। अब आप यहां ये मजाक उड़ा रहे हैं कि 21 साल पुराना, ये कह रहे हैं कि 21 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मुझे एक दुनिया की एग्जाम्पल तो बताते हैं जो जिनको आप कहते हैं कि जहां रियल कनाडा है
यूएस है, यूके है, जर्मनी, फ्रांस, वेस्टर्न यूरोप, पूरा जापान, जहां रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, वहां 5 साल है, 6 साल है, 10 साल है मैक्सिमम। यहां ये कह रहे हैं कि जी सन 85 इज 35 ईयर्स। कब तक हम सन 85 तक जाएंगे? और कौन रिकॉर्ड रख सकते हैं? अकाउंटेंट्स नहीं रहते हैं, बैंकर्स नहीं रहते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं होती है, टू रिकैप इज डिफिकल्ट। सही। एपीसी कब होने जा रही है या नहीं होनी है? एक्चुअली मैं तो एक चीज कहता हूं, देखिए एपीसी को लेके हुकूमत भी और मीडिया भी और खुद ऑपोजिशन भी एक ऐसा इवेंट है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मतलब आज पार्लियामेंट का इजलास था, जॉइंट सेशन था, पार्लियामेंट्री पार्टी का भी इजलास हुआ और अब आपस में भी मिले हैं। सो एपीसी इज नॉट गोइंग टू सेट न्यू स्टैंडर्ड या कोई आग लगने वाली है उसके बाद या कुछ होगा। एपीसी इज जस्ट अनदर प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस ऑपोजिशन जमातों के दरमियान, एक ज्यादा फॉर्मल लाया अमल का तरीकेकार है। और इस तरह का कुछ नहीं करने जा रहे इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। इन अदर वर्ड्स आप क्या चाहती है कि टफ टाइम दें, रोडों पर आ जाएं? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। एपीसी का ज़ाहिर कोई एजेंडा होगा ना कि क्या करना चाह रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ। रोज तो आए रोज बातें करते हैं इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, ये काबिल नहीं है, तो ज़ाहिर कुछ तो होगा ना एपीसी में, फिर कोई तो फैसला होगा। जी देखे घर जाना चाहिए, घर जाना चाहिए, लेकिन घर भेजने के भी तरीके। जब मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले साल भी धरना देने की बात की थी तो हमारा बड़ा क्लियर कट मैसेज था कि हम इस चीज से एग्री नहीं करते कि इस्लामाबाद में 50,000 या लाख या 2 लाख या 5 लाख चले बंदा इकट्ठा करे और हुकूमत का तख्ता कर दे। इससे हम एग्री नहीं करते। सो घर जाना चाहिए, बिल्कुल घर जाना चाहिए इस हुकूमत को। उसका तरीक़ेकार जो आइन में लिखा हुआ है, प्रेशर डालने का पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो अखबारात है, चाहे सेमिनार्स हैं, जलसे हैं, जलूस हैं, सब करना चाहिए। और हुकूमत को भी उसकी तरह ही लेना चाहिए कि ये आईनी हकूक हासिल है ऑपोजिशन को। तो अगर उसमें वो घर चले जाते हैं या उनके अपना सीढ़ी उनकी कोई खींच लेता है और उनको घर भेज देते हैं, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साथ। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज फिर कराची में बारिश हुई और बारिश के होते साथ ही शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। के इलेक्ट्रिक के 600 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए और कम मिकदार में बारिश होने के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा हो गया और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा बारिश सदर में 28 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि PAF फैसल बेस पर 23.5, सरजानी टाउन में 19, गुलिस्तान जौहर में 11.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। नाजिमाबाद, गुलशन हुदैद, लांडी में बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इतनी कम बारिश, बहुत कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा कम बारिश हुई, लेकिन जिन इलाकों में कम बारिश हुई वहाँ पर भी बहुत सी जगहों पर पानी खड़ा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। यकीनी तौर पर इन मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता था अगर NDMA की जानिब से बरवक्त सफाई मुहिम का आगाज न किया जाता। कराची में हर चंद महीनों के बाद हम देखते हैं कि सफाई का जो मामला होता है ये पूरी शिद्दत के साथ सर उठाता है। फिर कभी सिंध हुकूमत सफाई की मुहिम शुरू कर देती है और कभी वफाकी हुकूमत, लेकिन इस बार वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर NDMA ने कराची में सफाई मुहिम का आगाज़ किया था। गुज़श्ता 4 रोज़ से जारी सफाई मुहिम में FWO ने 3 बड़े नालों में 35 चौक पॉइंट्स खोल दिए, जिनसे 20,000 टन से जायद कचरा निकाला जा चुका है। कराची के बड़े नालों की 80% सफाई हो चुकी है। गुजर नाला को 80%, कोरंगी 85% और मवाच गोट को 75% तक साफ भी कर लिया गया है। लेकिन अभी भी बाज नालों के अतराफ तजावुजात की वजह से सफाई जो मुहिम है इसमें मुश्किलात पेश आ रही है। FWO को 8 अगस्त तक तीनों नालों की मुकम्मल सफाई का टास्क दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म को रोजाना की बुनियाद पर काम की पेशरफ जो है इससे आगाह किया जा रहा है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि कुछ रोज़ पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यह मुतालबा किया था कि शहर को फौज
फौज के हवाले कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने कहा कि वफाक का कराची को साफ सुथरा कराने का जो ये अज़म है काबिल तहसीन है और NDMA की सफाई के बाद जो मुहिम है उसके बाद कुछ फ़र्क भी नज़र आ रहा है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स सराज कासिम तेली साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम तेली साहब आपका। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शहर को फौज के हवाले करने का मुतालबा किया, आप लोगों की तरफ से जो डिमांड आई है, क्या सिर्फ ये सफाई सुथराई के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने बात की है या इसके पीछे और भी रीजंस हैं और भी वजूहात हैं जो आप कह रहे हैं फौज के हवाले कर दें भाई कराची को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीछे कोई लंबी चौड़ी सियासत नहीं है जो आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे अखबारों में लोग शोर कर रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन शोर कर रहे हैं। ये सारी बातें बेकार है। हमारा मकसद बड़ा सिंपल है कि ये जो NDMA ने काम का रिजल्ट दिखा रहे हैं 2-4 दिन में, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और ये 25 से 30 साल तक जिन लोगों ने हुकूमत की है कराची पे, ये उनका जमा किया हुआ कचरा है। आप गौर से देखें, जो कचरा बाहर आता है तो 1-2 साल का भी नहीं लगता, और पता नहीं कितने सालों का है। बात हम ये चाहते हैं कि फौज की सुपरविजन में या फौज के कंट्रोल में NDMA, FWO ये मुसलसल सेटिंग से काम करे और कराची के हवाले से जो फंड होने चाहिए ये सूबाई हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो उनको दे। और ये सिर्फ ये नहीं कि नाले साफ कर दे, नालों के साथ साथ सीवरेज सिस्टम है और रोड आप देखें, कराची के रोड मेन 2-4 रोड छोड़ के शारा फैसल वगैरह आप कहीं पे भी गलियों में चले जाए, कहीं पे भी अक्सर रोड जीपेबल नहीं है, जीप पे नहीं जा सकते। तो वो रोड बनवाने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नेचुरल। लेकिन मेरा सवाल ये है कासिम तेली साहब, अगर ये सब काम फौज और उस फौज के इदारों नहीं करने हैं तो फिर ये जो आवाम से मैंडेट लेके आते हैं, सूबाई हुकूमत है वहाँ की, शहरी हुकूमत, फिर इन लोगों का क्या काम रह जाता है? क्या मकसद है फिर इन हुकूमतों का अगर फौज ने ये काम कर? देखो भी बात ये है कि ये जितने भी मैंडेट लाते हैं, अगर इन लोगों ने किया होता तो ये हाल तो इसमें शहर का ना होता ना। ये शहर को अपना समझते ही नहीं है। पहले MQM थी या पीपल्स पार्टी, MQM, देखिए सारे मेरे दोस्त हैं, जानने वाले, बट बस प्रॉब्लम है कि इन्होंने काम नहीं किया इस शहर के लिए। मैं कहाँ जाऊँ? सारा शहर हमारे बिजनेस कम्युनिटी को कहता रहता है, हमारी बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी हमारे पीछे बैठी हुई है। मैं तो कहता हूँ अगर हम आवाज देंगे तो सिविल सोसाइटी भी रोड पे आ जाएगी, मगर हम ये नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं, हमें कोई सियासत की जरूरत नहीं है, वो फौज से काम करवा के दे हमें। हम ये कह रहे हैं। ताजिरों और सनतकारों ने सिंध हुकूमत से ये जो मसाइल हैं कराची के शहरी हुकूमत से, आप लोगों ने कांटेक्ट किया, कभी राब्ता किया? आप लोगों ने अपनी सजेशंस दी? आप लोगों ने अपनी जो है ना वो खिदमात पेश करने का आप लोगों ने कभी उन लोगों को कहा? हम मुसलसल कांटेक्ट में होते हैं इन लोगों के। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, साइट इंडस्ट्रियल जोन है। साइट इंडस्ट्रियल जोन के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए पास करके सिंध हुकूमत ने 1 साल से रखे हुए हैं। वो बेचारे मेहंदी शाह साहब का इंतकाल हो गया जो MD थे। अब जब वो आगे होता ही नहीं है काम, रोड बनाने के लिए पैसे जमा करके बैठे हुए, पता नहीं क्या होता है। मैं तो कह रहा हूँ ना, जिसको अगर नहीं समझ में आए मेरी बात, मेरे साथ गाड़ी में बैठे, मैं ऐसे रोडों पे ले जाऊंगा। वहां अगर जीप भी चल जाए, ये किसका काम है? ये सिंध हुकूमत का है या बल्दियाती हुकूमत का, जिसका भी है, बिल्कुल इनका फर्ज करे। और अगर ये नहीं करेंगे तो हम क्या जाएंगे, किसके बोलेंगे? ये तो आज हमने अच्छा, जब से NDMA और FWO ने काम शुरू किया है वहां पर पिछले कुछ दिनों से, तो कितना फर्क महसूस कर रहे हैं आप लोग सफाई सुथराई में? वो एक ऐड आती थी ना, फर्क साफ जाहिर है, सारा शहर देख रहा है, मैं अकेला नहीं देख रहा। और आज ये आप देख ले कि बारिशों की रफ्तार शुरू हो गई है। हाँ। मगर उस लेवल पे हम फंसेंगे नहीं जिस लेवल पे हम कुछ अरसे पहले फंसे थे। आज भी काम पूरा नहीं हुआ, मगर मैं ये जानता हूँ और नजर आता है, और आप मीडिया वाले रोज दिखाते हो कि अब नालों में पानी बह रहा है, वरना तो नालों में पानी नजर नहीं आता था, कचरे भरे हुए होते थे। तो बात बड़ी सिंपल है कि ये जितने भी लोग हैं मैंडेट लेके बैठते हैं 25 साल से, इन्होंने क्यों नहीं किया? नहीं तो मुझे कोई शौक हुआ है,
मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं बिजनेस लीडर हूँ सही। और हमेशा हर किसी हुकूमत के साथ बैठ के काम किया है। आज भी हम बैठे हुए हैं इनके साथ, मगर ये काम तो इस दफा इनको कराना पड़ेगा। बिल्कुल अब सही। चाहे फौज से कराएंगे तो होगा, वरना सही। होगा नहीं, इसी तरह होगा। सही। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप सदर कराची के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिराज कासिम तेली साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।